देखिए हम जो है अध्याय 16 पढ़ रहे थे। अध्याय 16 में हमने जो है आपराधिक मानव वध पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे हत्या धारा 300। धारा सेक्शन जो है हम 300 देखेंगे। 300 जो है आपका हत्या के बारे में बताता है। हत्या 300 काय के बारे में बताता है? आपका हत्या के बारे में बताता है। तो भाई हत्या क्या है? सबसे पहले तो ये समझे कि हत्या है क्या। तो हत्या क्या है? सदोष मानव वध का ही एक प्रकार है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी। तो हत्या क्या है? हत्या सदोष मानव वध का, सॉरी सदोष मानव वध का एक प्रकार है। हत्या क्या है? हत्या सदोष मानव वध का एक प्रकार है। यानी कि कह सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक हत्या एक सदोष मानव वध होती है। प्रत्येक हत्या एक सदोष मानव वध होती है, लेकिन प्रत्येक सदोष मानव वध एक हत्या नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक हत्या सदोष मानव वध होती है। सदोष मानव वध होती है, ये याद रखना है आपको। लेकिन प्रत्येक सदोष मानव वध हत्या नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछे कोई व्यक्ति कि भाई सदोष मानव वध क्या हत्या है तो सदोष मानव वध हमेशा हत्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हत्या हमेशा सदोष मानव वध होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सदोष मानव वध हत्या है, तो सदोष मानव वध जो है आपका हत्या हमेशा हत्या नहीं होता है। लेकिन जो है आपका जो है हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है। तो सदोष हत्या है, इसका मतलब ये मान के चलें कि वो सदोष मानव वध तो है ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पहले ये, ठीक है। धारा 300 में उन 4 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब सदोष मानव वध हत्या होता है। तो कौन कितनी परिस्थितियों में जो है सदोष मानव वध हत्या में बदल जाता है? कुल 4 परिस्थिति हैं। 4 परिस्थिति बताई गई हैं। कुल 4 परिस्थिति बताई गई हैं जब सदोष मानव वध काय में बदल जाता है? हत्या में बदल जाता है। सदोष मानव वध आपका काय में बदल जाता है? हत्या में बदल जाता है, या कह सकते हैं कि सदोष मानव वध हत्या हो जाता है। तो 4 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है आपकी धारा 300 में, जिनमें जो है सदोष मानव वध जो क्या होता है? हत्या होता है, ठीक है। ये इसमें एक वाद भी है, एक जफरुद्दीन बनाम राज्य का वाद है, दिल्ली का जफरुद्दीन का वाद है। ये याद रख सकते हैं आप। किस? जफरुद्दीन, जफरुद्दीन बनाम, या वर्सेस लिख लीजिए सीधा, राज्य, या कह लीजिए दिल्ली राज्य, राज्य का जो है एक वाद है 1973, दिल्ली का 1973, ठीक है। तो एक बात इस बात है, इसमें कहा गया कि 4 प्रकार बताए गए, 4 प्रकार आपके जो है सेक्शन में बताए गए। तो कौन सा बात है? जफरुद्दीन बनाम राज्य। इसमें यही कहा गया कि 4 जो है प्रकार है कि जो 4 परिस्थितियों में जो है सदोष मानव वध जो है काय में बदल जाता है? हत्या में। तो इस बात में भी यही कहा गया है कि 4 परिस्थितियों में जो है आपका सदोष मानव वध काय में बदल जाता है? हत्या में बदल जाता है। तो ये बात का नाम भी याद रखें कि कौन सी बात में कहा गया कि सदोष मानव वध जो है हत्या में बदल जाता है, इसमें बताया गया है। और वो 4 परिस्थितियां भी बताई गई। इसके अलावा आपकी जो है धारा 300 उसमें भी जो 4 परिस्थितियां बताई, तो कुल मिला के इसको क्लियर किया गया था इस बात में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए कौन कौन सी पहली परिस्थितियां हैं। ये कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाला कोई कृत्य हत्या है या नहीं, इसका निर्धारण निम्नलिखित 3 क्रमिक कसौटियों से किया जाता है। तो 3 क्रमिक कसौटियां होती हैं।
3 कसौटियां हैं, अगर उन 3 कसौटियों में से कोई कसौटी पर उतरता है, पहला तो 3 कसौटी देखेंगे, 4 उसमें बताए गए हैं, लेकिन पहले 3 कसौटी कौन कौन सी है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या अभियुक्त का कार्य धारा 299 यानी आपराधिक मानव वध में दी गई आपराधिक मानव वध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। पहला तो आपको ये देखना, 3 कसौटियों पे कसना पड़ेगा, 3 कसौटी। कौन कौन सी 3 कसौटी? पहला तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या अभियुक्त का कार्य धारा 299 दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है। क्या अभियुक्त का कार्य, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये चीजें समझ ली आपने तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या अभियुक्त का कार्य 299 सॉरी 299 399 299 299 की परिभाषा में आता है। ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या जो अभियुक्त ने जो कार्य किया है, क्या कार्य जो है 299 की परिभाषा में आता है। अगर आता है तो हाँ, और नहीं आता है, अगर आता है तो हाँ, मतलब हत्या की श्रेणी में आएगा। मतलब पहले तो आपराधिक मानव वध होना जरूरी है ना, अपने ऊपर लिखा है, तो अगर परिभाषा में आता है तो फिर वो हत्या की श्रेणी में भी आ सकता है। दूसरा कसौटी क्या है इसकी? दूसरी कसौटी ये है कि क्या वह कृत्य धारा 300 के उपबंधों में दी गई में से किसी परिभाषा के अंतर्गत भी आता है। तीसरा ये देखना है कि 300 में दी गई कि 300 के जो उपखंड है, 300 के उपखंडों में से किसी एक में की गई परिभाषा के अंतर्गत आता है। सीधा लिख लेंगे 300 के लिख लेंगे 300 के 300 में दिए गए उपखंडों की परिभाषा में आता है। ये आपको देखना पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या वो सदोष मानव वध की परिभाषा में आ रहा है जो अभियुक्त ने काम किया है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि 300 में जो उपखंड दे रखे हैं क्या उन उपखंडों में से किसी की परिभाषा में आता है। अगर उपखंडों में आता है तो हाँ, फिर आपका जो सदोष मानव वध है वो क्या होगा, हत्या होगा। अगर आता है तो आपराधिक मानव वध की परिभाषा में आता है तो भी आप जो है उसे हत्या मान सकते हो। पूरी परिस्थिति, सारी परिस्थिति, तीनों मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक मिले, तीनों जब मिलती हैं तब। पहला तो ये मान लिया कि हाँ आपराधिक मानव वध की परिभाषा में आता है, क्योंकि अपन ने ऊपर ही लिखा है कि जो हत्या सदोष मानव वध का एक प्रकार होती है। अपन ने ये भी लिखा है कि प्रत्येक हत्या जो है सदोष मानव वध होती है। तो सबसे पहले तो अपन ने कुल मिला के यही देखना है कि सदोष मानव वध है या नहीं, है ना। सदोष मानव वध होगा उसके बाद हत्या होगा। तो फिर अपन ये देखना पड़ेगा क्या वो 300 की जो परिभाषा दी रखी है उसके जो खंड दे रखे हैं उन खंडों में से किसी में आता है। अगर उन खंडों में से किसी में आता है तो सदोष मानव वध काय में बदल जाएगा, आपका हत्या में बदल जाएगा। दूसरा, तीसरा अपन देखना पड़ेगा कि क्या वह कृत धारा 300 में उपबंधित किसी अपवाद के अंतर्गत आता है। 300 के अपवादों में आता है, 300 के अपवादों में आता है। 300 में जो अपवाद दिए गए हैं अपवादों में आता है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। अगर वो 300 के अपवादों में आएगा तो फिर वो हत्या नहीं होगा, ठीक है, फिर वो आपराधिक मानववध ही रहेगा। अगर वो 300 के अपवादों में नहीं आता है तो फिर वो हत्या की परिभाषा में आ जाएगा। तो ये तीनों फैक्ट अपन जो है, जब अपन इस बात का निर्धारण करते हैं कि कोई अपराध हत्या है या नहीं, तो हमने ये 3 कसौटियों को देखना होता है। और अगर आप क्वेश्चन जब करेंगे परीक्षा में तो आप ये 3 कसौटियों को अगर परख लेंगे और देख लेंगे तो आपका हत्या और आपराधिक मानववध में जो क्वेश्चन आते हैं कि हत्या है या आपराधिक मानववध है तो वो गलत नहीं होगा। तो ये 3 चीजें देखना है। पहले आपको देखना है कि आपराधिक मानववध है या नहीं, ठीक है। पहला आपने देख लिया कि हाँ ठीक है ये आपराधिक मानववध है। फिर आप ये देखेंगे कि जो 300 में दिए गए उपखंड हैं उनकी परिभाषा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आपराधिक मानववध ही होगा, और अगर आ रहा है तो फिर वो हत्या होगा। फिर आपको तीसरा ये देखना कि कहीं कोई अपवाद में तो नहीं आ रहा है। अगर वो अपवाद में आता है तो फिर वो क्या होगा, वो हत्या नहीं होगा। और अगर अपवादों में आता है तो हत्या नहीं, मतलब आपराधिक मानववध होगा, और अगर अपवादों में नहीं आता है तो हत्या होगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो ऐसी परिस्थिति आपराधिक मानववध या हत्या का अपराध होगा।
वो धारा 302 के अधीन दंडनीय होगा। अगर इनमें से आता है, इन परिस्थितियों में आता है, वो शो करता है, तो फिर वो काय में बदल जाएगा, वो आपकी हत्या में बदल जाएगा। अब देखिए हत्या, इसको मिटा ले पहले। ये आपको इतना समझ में आ गया? इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत आते हैं, हत्या आपराधिक मानव वध में अंतर। और कई उदाहरण आएंगे, एक नहीं कई आएंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा। और आपको केवल इतना पहचानना होगा कि कौन सा अपराध कब हत्या है, कब आपराधिक मानव वध है, या कोई अपराध नहीं। तो इस तरीके से जो है पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों की, आईपीसी में सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है। ठीक है, अब देखिए हत्या के आवश्यक तत्व की बात कर लें हम। आवश्यक तत्व देख लें, धारा 300 में उपबंध जो हत्या की परिभाषा है, वो आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व तो यह है कि अभियुक्त के कार्य से किसी अन्य व्यक्ति या मानव की मृत्यु कारित हुई हो। आवश्यक तत्व पहला तो आपको यह देखना है कि किसी व्यक्ति या किसी मानव की मृत्यु, सीधा लिख ली, किसी मानव की मृत्यु कारित हुई हो। मानव की क्या कारित हुई हो? मृत्यु। इतना ही बहुत है। ठीक है, तो किसी मानव की क्या कारित हुई हो? मृत्यु कारित हुई। देखिए यहाँ हम केवल मानव की मृत्यु की बात करते हैं, किसी जानवर की या किसी पशु की मृत्यु कारित करोगे तो वो हत्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो पशु होते हैं, पशु उनको धन माना जाता है। पशु धन हम कहते भी हैं, पशु धन। तो पशु क्या होते हैं? एक तरीके से प्रॉपर्टी है, धन है आपका। तो वहां अरेस्टी वगैरह हो सकती है ना, नुकसान वगैरह हो सकता है, लेकिन हत्या नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखें किसी मानव की मृत्यु। किसकी मृत्यु? मानव की। मानव प्राणी होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अभियुक्त ने उस कार्य से, अभियुक्त ने उस कार्य से क्या किया हो, इसमें भी 1 2 3 करके लिख सकते हैं। मृत्यु कारित करने के आशय से, तो अभियुक्त ने क्या किया हो, पहला इसी में लिख सकते हैं, मृत्यु कारित करने का आशय, सीधा लिख लेते हैं, मृत्यु कारित करने का आशय, मतलब उसका आशय भी होना चाहिए, तभी वो जो है आपराधिक मानव वध जो है आपका हत्या में बदलेगा। तो क्या होना चाहिए? उसका आशय भी बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? आशय। जब आप किसी को मारते हैं तो उसका आशय होना चाहिए। बगैर आशय से करते हो तो फिर वो हत्या नहीं होगा। आपराधिक मानव वध भले ही हो जाए, लेकिन वो हत्या नहीं होगा। तो आशय होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना हो। शारीरिक क्षति, सीधा लिख रहा हूं मैं, शारीरिक क्षति हो, क्षति। वो शारीरिक क्षति भी कैसी हो? जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। तो शारीरिक क्षति भी कैसी हो? जिससे, इसमें लिखा नहीं संभावना, इधर सीधा लिख देता हूं, संभावना। शारीरिक क्षति भी कैसी हो? जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। मतलब चोट जो पहुंचाते हैं आप किसी व्यक्ति को, वो इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती हो। ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि जो शारीरिक क्षति है, जो शारीरिक क्षति है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, सीधा लिख रहे हैं, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। मृत्यु कारित करने के लिए क्या हो? पर्याप्त हो। यह भी आपको याद रखना है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो आप क्षति पहुंचा रहे हैं, इतनी जो है क्या कहते हैं, अनुक्रम में इतनी कारित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मतलब जो आप क्षति पहुंचा रहे हैं वो हर मामले में अलग अलग होती है। कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी हाल की सी क्षति से कोई व्यक्ति मर सकता है। उदाहरण के लिए, आप इसमें उदाहरण भी आता है कि मान लो एक व्यक्ति पहले से किसी रोग से ग्रसित है, उसके पेट में कोई रोग है, विकार है, आप जानते हैं कि केवल एक मुक्के से जो है वो मर जाएगा। कितना आप जानते हैं? मतलब आपने एक हल्का सा मुक्का मारा नहीं कि उसका जो पेट की जो मान लो मांसपेशियां जो है बढ़ी हुई है और आप मारोगे वो मर जाएगा। प्लीहा कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है,
अंदर की जो व्यक्ति होती है, तो अगर आप मुक्का मारोगे वो मर जाएगा, और आपने हल्का सा मुक्का मारा और वो मर गया। तो यहाँ जो शारीरिक क्षति है वो क्या है, पर्याप्त, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए क्या है, पर्याप्त। तो ये हर मामले में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो शारीरिक क्षति आप पहुंचा रहे हैं और आप जानते हैं कि जितनी शारीरिक क्षति आप पहुंचा रहे हैं उससे वो व्यक्ति क्या कर हो सकता है, मर सकता है, तो इतना भी जरूरी है। तो ये तीन चीजें इसमें जरूरी है। पहला तो मानव की मृत्यु होना चाहिए, दूसरा मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, जरूरी है, आशय जरूरी है, बगैर टेंशन के नहीं होगा। दूसरी, जो आप क्षति पहुंचा रहे हैं उससे मृत्यु होने की संभावना हो, कि हाँ हम जो क्षति पहुंचा रहे हैं उससे उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती। तीसरा, जो मृत्यु कारित की जा रही है वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में क्या होना चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। और चौथा क्या कहता है, बिना किसी उचित प्रति हेतु के किया गया हो तथा वह यह जानता रहा हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि तत्काल खतरनाक, यानी तत्काल है, कि उससे किसी मानव की मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है। तो क्या कह रहा, बिना किसी उचित प्रति हेतु को हो, उचित प्रति हेतु के बिना, उचित प्रति हेतु के बिना किया गया हो कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं कोई उचित प्रति हेतु के बिना किया गया हो, और आप जानते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, या जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति जानता हो कि इतना आसन संकट है, कार्य सीधा लिख देंगे, कार्य इतना, आसन संकट का मतलब होता है गंभीर, इतना, सीधा लिख देते, गंभीर ही लिख देते हैं, इतना इतना गंभीर है कि आप जानते हैं कि उस कार्य से क्या होगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होना पूर्ण है या संभव है, पूर्ण रूप से संभव है, पूर्ण संभावना है, गंभीर, इतना गंभीर है कि मृत्यु होने की कैसी संभावना है, पूर्ण संभावना है। मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं वो इतना गंभीर प्रकृति का है कि आप जानते हैं कि जो काम आप करेंगे उससे पूरे पूरे चांस हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। उदाहरण के लिए आपने किसी पे गोली चला दी, बगैर किसी भरी हुई तोप चला दी। अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति आया, आपने उस पर भरी हुई तोप चला दी, तो अब पता है तोप चलाओगे तो क्या होगा। ये उदाहरण मान लो कि आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति पे आप कोई भरी हुई तोप चलाएंगे तो क्या होगा, संभावना है कि वो बचना तो है ही नहीं, हो सकता है 1-8% कभी बच जाए, लेकिन आप जानते हैं कि पूर्ण संभावना है कि अब नहीं बचेगा। ये आपने किसी पे तोप चला दी, भरी हुई तोप, आप जानते हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यक्ति की क्या होगी, हत्या हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, आप किसी हत्या का जो अपराध होता है उसमें आवश्यक तत्व है, ये उसमें जरूरी हो। तो 4 या 5 कह सकते हैं, 5 आवश्यक तत्व हो सकते हैं। पहले तो मानव की मृत्यु हो सकती है, दूसरा मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, उसकी संभावना होनी चाहिए, प्रकृति के समान अनुक्रम में जो है मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चौथा ये कह लीजिए या इसको मिला लीजिए, तो उचित प्रति हेतु के बिना जो है कार्य किया जाना चाहिए, और इतना गंभीर होना चाहिए कि उससे पूर्ण रूप से संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो ही जाएगी। यानी कि दोनों में अंतर आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखें हम हत्या और आपराधिक मानव वध में, तो सबसे ज्यादा चीज ज्यादा जरूरी क्या ना, हालांकि ये सारे तथ्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज निकलेगी, कैसे हम मोटे तौर पर अगर पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे बड़ी बात है संभावना। संभावना मतलब मृत्यु होने की कितनी 5% है संभावना, जहां मृत्यु होने की, ये पढ़ना ना, पूर्ण संभावना, ये पूर्ण संभावना ये अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ ये पढ़ा अपन ने ऊपर जो पढ़ा है कि पर्याप्त, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जहां संभावना अधिक हो कि भाई मृत्यु हो ही जाएगी, जो करत आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस कार्य से सामने वाले बचने के जो साधन है कह लीजिए, या बचने का जो उसका चांस है वो कैसे हैं, बिल्कुल नगण्य है, मतलब बचना उसका संभव ही नहीं है। तो ऐसी अगर परिस्थिति है तो सादोष मानव वध आप क्या मान के चले कि वो फिर हत्या में बदल जाएगा। जहां आदमी बचना मुश्किल है या बहुत ही कम चांस होते हैं, 1-8% चांस होते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो जो सदोष मानव वध है वो काय में बदल जाता है, हत्या में। तो बस संभावना सबसे ज्यादा जरूरी है, हत्या मानव वध में यही अंतर है कि संभावना जो है हत्या में बहुत कम होती है, बचने की संभावना नहीं होती, ना के बराबर है ना, तब जो है आपका सदोष मानव वध जो है हत्या में बदल जाता है। अब बात आती कि भाई सदोष मानव वध जो है हत्या नहीं है, सदोष मानव वध हत्या नहीं है। कब हत्या नहीं है, सदोष
मानववध हत्या नहीं है। कब सदोषवध हत्या नहीं माना जाएगा? तो सदोष मानववध हत्या नहीं माना जाएगा। मोटे तौर पर सदोष मानववध जो हत्या नहीं है, कुल इसके हम कई प्रकार बता सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि धारा 299 में उल्लिखित सदोष मानववध के अंतिम दो प्रकार जो देख रखे हैं धारा 299 में, उसके अंतर्गत अगर कोई मामला आता है तो फिर जो है सदोष मानववध जो है आपका हत्या की परिभाषा में नहीं आएगा। अंतिम दो प्रकार आपने पढ़े होंगे, अंतिम दो जो 299 जो धारा है उसमें अंतिम दो प्रकार जो दे रखे हैं नीचे के, उसके अंतर्गत अगर आता है एक मिनट, जैसे कि इसमें दे रखा है कि शारीरिक मृत्यु कार्य जहां ऐसी, एक मिनट, तीसरा इसमें ये लिखा है, चलिए छोड़िए इसको, इसमें क्या कह रहा है ये, अंतिम दो प्रकारों में आता है 299 के, तो उसमें जो है आपका जो है सदोष मानववध जो है हत्या नहीं माना जाएगा। तीसरा धारा 300 के जो 5 अपवाद हैं, अगर 5 अपवादों में आता है तो भी सदोष मानववध जो है हत्या नहीं माना जाएगा। तो सीधा लिख सकते हैं अपवादों में आता है, अगर धारा 300 के जो अपवाद हैं उसमें आता है तो भी जो है सदोष मानववध जो है आपका हत्या नहीं माना जाएगा। और 299 के सेक्शन अंतिम दो जो उसके क्लॉज दे रखे हैं उनमें आता है सदोष मानववध, तो हत्या की परिभाषा में नहीं आएगा। 299 मूल्य के 3 में से प्रथम कोटि का सदोष मानववध स्वतः हत्या होता है। देखिए इसमें यह कह रखा है कि 299 में उल्लेखित 3 में से प्रथम कोटि का, इसमें प्रथम कोटि का जो सदोष मानववध होता है वो हमेशा हत्या होता है। प्रथम को 299 में जो प्रथम कोटि का जो आता है वो सदोष मानववध क्या होता है, वो हत्या की श्रेणी में आता है। सदोष मानववध हत्या नहीं है यदि अभियुक्त का कार्य सदोष मानववध 299 की परिभाषा में आता हो। सदोष मानववध का अपराध हत्या नहीं होता, यानी कि 299 की अगर वो परिभाषा में आता है, 299 की परिभाषा में आता है। दूसरा, वह कार्य 300 की में वर्णित हत्या की परिभाषा में ना आता हो। तीसरा, 300 की परिभाषा में ना आता हो, ना आता हो, तो भी जो है आपका सदोष मानववध हत्या नहीं माना जाता। धारा 300 के किसी उपखंड में आने पर के साथ साथ वह धारा 300 के किसी अपवाद में भी आता है। अगर वो 300 के अपवाद में भी आता है, वही बातें हैं जो ऊपर लिखी थी, अपवाद में भी आता है तो भी जो है आपका सदोष मानववध जो है हत्या नहीं होता। तो धारा 299 की परिभाषा में अगर सदोष मानववध आता है, 300 की परिभाषा में नहीं आता है, नहीं लिख दीजिए, नहीं आता है, या धारा 300 के अपवादों में आता है, तो फिर सदोष मानववध जो है आपका हत्या नहीं होता है। ठीक है, फिर वो सदोष मानववध ही होता है। ये आपको इसमें देखना है। ठीक है, अपवाद अभी अपन पढ़ेंगे, देखेंगे कि भी अपवाद कौन कौन से हैं, वो इकट्ठे पढ़ेंगे अपन। अब देखिए सदोष मानववध तो खैर कल हो गया था। सदोष मानववध जो है आपका, इसको बाद में देखेंगे। देखिए सदोष मानववध जो होता है वो भी दो प्रकार का अगर आप चाहें तो मान सकते हो, एक तो होता है विधिपूर्ण और एक होता है विधि विरुद्ध, है ना। इसको भी अगर इस तरीके से बांटना चाहो तो इस तरीके से मान सकते हो, विधिपूर्ण भी होता है वो विधि विरुद्ध भी होता है ना। या विधिपूर्ण कैसे हो सकता है, विधिपूर्ण ऐसे ही हो सकता है कि भाई आप सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हो, है ना, तो वो विधिपूर्ण होगा। हाँ, अगर सेल्फ डिफेंस में आप कर रहे हो काम और आपको पता है कि भी सामने वाला आपकी मृत्यु कारित करने वाला है और आप अगर उसकी हत्या कारित कर देते हो तो वो विधिपूर्ण हो सकता है। विधि विरुद्ध ऐसे ही हो सकता है कि वो जो विधि के उल्लंघन में अगर आप करते हो तो वो विधि विरुद्ध भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार का हो सकता है, विधि पूर्ण भी हो सकता है और विधि विरुद्ध भी हो सकता है। अब देखिए धारा 300 के जो है अपवाद है, धारा 300 के जो है अपवाद है। पहला जो इसका अपवाद है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन। पहला अपवाद क्या है, गंभीर, अब इसको समझने आप, गंभीर और अचानक प्रकोपन, सीधा सीधा लिखेंगे। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन होना चाहिए। अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन है
तो इस अपवाद के अनुसार अगर आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा लिख लीजिए, इतना ही याद रख लीजिए कि अगर आप गंभीर और अचानक प्रकोपन के अनुसरण में आपने किसी व्यक्ति की हत्या कारित की है, तो वो हत्या जो है फिर हत्या ना कहला के क्या कहलाएगी, आपराधिक मानववध कहलाएगी। देखिए दोनों में मानव मरते हैं, उसमें भी मृत्यु होती है, इसमें भी होती है, बस शब्द थोड़ा अलग हो गया है, उसको आपराधिक मानववध बोलते हैं, इसको हत्या बोलते हैं। दोनों में हत्या ही है, एक तरीके से देखा जाए मृत्यु ही हो रही है, दोनों में वध हो रहा है ना। तो भी उस वध को, एक वध को हम आपराधिक मानववध बोलते हैं और दूसरे वध को हम बोलते हैं हत्या। ठीक है, तो इस अपवाद के अनुसार आपराधिक मानववध तब हत्या नहीं है, कब हत्या नहीं है, पहला कि अपराधी मृत्यु कारक गंभीर और अचानक प्रकोपन में जो है आत्म नियंत्रण की जो शक्ति होती है उससे क्या हो गया हो, वंचित हो गया। ऐसे प्रकोपन का प्रभाव या तो प्रकोपन दाता की मृत्यु कारित किया हो, या भूल या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो। या तो उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया था उसकी मृत्यु कारित कर देता है, या भूल या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। कब, भूल या दुर्घटना से। प्रकोपन दिया था, बीच में कोई आया बचाने, उसने गलती से उसको, मतलब उसका आशय वैसा नहीं था उसको मारने का, लेकिन उस पर उसने वार कर दिया और वो मर गया। तो इस तरीके के प्रकोपन में अगर वो कार्य करता है तो जो है आपका जो है हत्या जो है आपराधिक मानववध की परिभाषा में आता है। इसमें भी उदाहरण दे रखे हैं, देखिए स्पष्टीकरण लिखा है, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं, अपराध हत्या की कोटि में बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न। ये न्यायालय निर्धारण करता है कि जो आपको प्रकोपन, जो अपन ने कल भी देखा था, ये न्यायालय देखता है कि भाई जो प्रकोपन आपको दिया गया है वो कितना मतलब गंभीर उसकी प्रकृति है या नहीं, ये देखना क्या है, न्यायालय का जो है कार्य है। इसमें उदाहरण लिखे हैं, का को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, का इस प्रकोपन से माँ पर पिस्तौल चलाता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे को क्या देता है, प्रकोपन देता है, उसके अनुसरण में वो पिस्तौल निकाल लेता है, उस पर गोली चलाता है, जिससे ना तो उसका आशय या का जो समीप है किंतु दृष्टि से बाहर है। मतलब जो समीप, वो पहले जो कल उदाहरण बताए थे वही है, समीप है किंतु दृष्टि से बाहर दिख नहीं रहा है, वो व्यक्ति उससे उसका वध कर देता है। तो ना तो वो जानता है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है या उसको उसका मारने का आशय था, तो इस प्रकार का जो वध किया जाएगा वो काय की परिभाषा में आएगा, आपराधिक मानव वध की परिभाषा में आएगा। ऐसे कई उदाहरण थे, इसमें मजिस्ट्रेट का भी उदाहरण था, नाक खींचने वाला भी उदाहरण था जो अपने कल देखे थे, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए एक हो गया, और प्रकोपन में भी एक चीज याद रखना जो मैंने कल बताया था कि प्रकोपन का लाभ तब नहीं मिलेगा जब स्वेच्छा प्रकोप हो जाए, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नाक खींची और गुस्सा आ गया, खुद ही को उसने हाथ पकड़ा सेल्फ डिफेंस में, आपको गुस्सा आ गया, तो आपको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा, लोक सेवकों के विरुद्ध नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का में कोई कार्य कर रहा है, उसमें जो है आपको जो है प्रकोपन का जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो इन चीजों में जो है आपको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा, वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो कि स्वेच्छाएं प्रकोपित हो जाए, अपने आप में प्रकोपित हो जाए, तब जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका अतिक्रमण। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, क्या कह लीजिए, प्रतिरक्षा का अधिकार का अतिक्रमण, सीधा लिख रहे हैं, प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। देखिए दोनों एक से हैं, ये दोनों दोनों ऐसा लगता है दोनों एक से पढ़ रहे हैं, और यही तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग है, थोड़ा मामूली से माइनर साइज में अंतर है। तो याद रखें, प्रतिरक्षा के जो कल भी बताया था कि प्रतिरक्षा के अधिकार का अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर देता है तो जो है वो काय की परिभाषा में आएगा, फिर वो आपराधिक मानववध की परिभाषा में आएगा, हत्या की परिभाषा में नहीं आएगा। तीसरा अपवाद आप याद रख सकते हैं कि तीसरा अपवाद सिंपल बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें अपन ने कल बताई थी, है ना, तो सेम है। लोक सेवक द्वारा जो है अपने अधिकार शक्ति का अतिक्रमण, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति का अतिक्रमण, शक्ति का क्या करता है लोक सेवक, अतिक्रमण करता है। शक्ति का अतिक्रमण करता है तो भी जो है उसका कृत्य हत्या की श्रेणी में ना आकर काय में आएगा, आपराधिक मानववध की जो है परिभाषा में आएगा। इसके अलावा कहता है आकस्मिक लड़ाई। आकस्मिक लड़ाई का मतलब है
कि भाई कई लोग खड़े थे, एकदम से लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, इसमें जो चीजें बताई थी वो भी, ठीक है। आकस्मिक लड़ाई, अगर कोई कृत आकस्मिक लड़ाई मतलब एकदम से लोग इकट्ठे थे, झुंड इकट्ठा था और एकदम से लड़ बैठते हैं, तो वो हत्या ना होगी, क्या होगा, आपराधिक मानव वध होगा। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसने प्रकोपन पहले दिया किसने बाद में दिया, कौन पक्ष ने जो है, जो आपकी लड़ाई वगैरह हुई थी उसकी उत्तेजना की ना, तो ये नहीं देखा, ये तत्वहीन है। इसमें केवल एकदम से लड़ाई होती है और उसमें अगर किसी की हत्या हो जाती है तो फिर वो हत्या की श्रेणी में ना आकर काय में आता है, आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। पांचवा मैंने आपको कल बताया ही था, सहमति। मृतक की सहमति लिख लीजिए, मृतक की सहमति। सहमति मतलब वही 18 साल, अगर कोई मृतक था जो 18 वर्ष से अधिक आयु का था और अगर उसने अब खुद सहमति दी थी और उस सहमति के अनुसरण में अगर आपने उसकी मृत्यु कारित की है, तो हत्या की श्रेणी में ना आकर के वो अपराध काय की श्रेणी में आएगा, आपराधिक मानव वध की जो है श्रेणी में आएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर देखेंगे, अंतर वैसे है नहीं, एक इसमें केस था रैग बनाम गोविंदा का, उसमें जो है आपराधिक मानव वध और हत्या में जो है अंतर बताया गया। ये केस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि कौन सा केस है जिसमें हत्या और आपराधिक मानव वध में जो है अंतर, इस पर पहली बार, उसके बाद कई वादों में और किया गया, लेकिन प्रथम जो बात था रैग बनाम गोविंदा का जो बात था, उसमें आपकी हत्या और आपराधिक मानव वध में जो है अंतर को बताया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए अंतर की बात करें तो आपराधिक मानववध एवं हत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होने की समानता होने के बावजूद भी दुराशय से भिन्नता होने के कारण दोनों में अंतर होता है। दुराशय में भिन्नता होने के कारण दोनों में अंतर होता है। आपराधिक मानववध की तुलना में हत्या के लिए गंभीर दुराशय आवश्यक है। देखिए ये इनके अंतर एक तरीके से कह सकते हैं, इनको अगर हम समझना चाहें तो इनमें अंतर की अगर हम बात करें कि भाई क्या अंतर होता है, तो पहला तो आप ये याद रखें कि जो आपराधिक मानववध एवं हत्या के परिणाम स्वरूप जो हत्या मृत्यु कारित होने की समानता होने के बावजूद भी दुराशय से भिन्नता होने के कारण दोनों में अंतर होता है। क्या होता है दोनों में? दुराशय, दुराशय में भिन्नता होती है दोनों, दुराशय की भिन्नता होती है ना। एक में दुराशय ज्यादा होता है, एक में रहता है कि भाई इसको मारना ही है, और जब आप मारना नहीं चाहते हो मर जाता है तो फिर वो आपराधिक मानव, दुराशय की भिन्नता होती है। दूसरा, आपराधिक मानव वध की तुलना में हत्या एक गंभीर दुराशय आवश्यक है। हत्या में जो है आपका आपराधिक मानव वध की तुलना में गंभीर दुराशय, गंभीर दुराशय जो है, दुराशय मतलब दूषित आशय होना जरूरी है, दुराशय जो है आवश्यक है। गंभीर दुराशय मतलब, दुराशय मतलब एक बुरी भावना, मारने की एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। एक केस इसमें और है, साम्राज्ञी बनाम शेख, साम्राज्ञी वर्सेस शेख। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन 1867 का काफी पुराना मामला है, 1867 का साम्राज्ञी बनाम शेख का जो मामला है, इसमें ये कहा गया, न्यायाधीश इसमें पीकॉक थे। न्यायाधीश कौन थे? पीकॉक, न्यायाधीश पीकॉक, पीकॉक न्यायाधीश का नाम था। न्यायाधीश पीकॉक ने इसमें ये कहा कि कोई मामला धारा 300 के अपवादों में नहीं आता तो भी उसे हत्या तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा कृत्य धारा 300 में जो 4 उसके अपवाद बताए गए हैं उनमें ना आता। कोई भी अपराध, कोई भी हत्या जो है आपराधिक मानव वध नहीं मानी जाएगी, भले ही वो 300 में आती हो, 300 के अपवादों में नहीं आता। इसमें लिखा, यदि कोई मामला धारा 300 के अपवादों में नहीं आता, 300 के अपवादों में नहीं आता, तो भी उसे हत्या नहीं माना जाएगा। ये कह रहा है 300 के अपवादों में नहीं आता, आता तो भी उसे उसे तब तक हत्या नहीं माना जाएगा, हत्या नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा कृत्य 300 के 4
के उपखंडों में ना आता हो। 300 के जो उपखंड है, उपखंडों में से किसी में ना आता हो, उपखंडों में से किसी में ना आता हो। ये बताया गया है आपके जो ये बात था, इसमें ये कहा गया कि भैया तब भी नहीं मानेंगे, केवल ऐसा नहीं कि 300 के अपवादों में नहीं आता तो आप हत्या मान लोगे। इतना पर्याप्त नहीं है कि केवल अपवादों में नहीं आ रहा तो हत्या है, तो खंड भी देखे जाएंगे कि जो 4 जो खंड दिए गए हैं, 4 जो उपखंड दिए गए हैं, उन उपखंडों में ना आता हो, तो उन उपखंडों में भी नहीं आता हो तभी उसे हत्या मानेंगे। 300 की जो है इसमें लिखा है 300 में नहीं आता है, धारा 300 में नहीं आता है, तो भी उसे जो है हत्या नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उसके जो उपखंड दे रखे हैं उनमें से किसी में ना आता हो। ठीक है, इसको भी देखा जाएगा, मतलब दोनों चीजों को देखा जाएगा। इसके बाद जो है मेलविन बनाम न्यायाधीश जो है, मेलविन दोनों, अभी जो इसका जो था जो केस की बात की थी मैंने, आर बनाम गोविंदा, आर बनाम गोविंदा के जो बाद है उसमें जो है अंतर जो है स्पष्ट किया गया था। आर बनाम गोविंदा कौन सा मामला है, आर बनाम गोविंदा, ये भी याद रखना, आर बनाम गोविंदा, ये इंपॉर्टेंट केस है। आर बनाम गोविंदा का जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, 1876 बंबई का, बंबई राज्य का मामला है, आर बनाम गोविंदा 1876। इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसके जो न्यायाधीश है जिनने अंतर किया वो कौन थे, तो इसमें जो न्यायाधीश थे तो मेलविन, न्यायाधीश कौन थे, मेलविन, इसमें न्यायाधीश थे आपके मेलविन, तो ये भी याद रखना है, इसके न्यायाधीश कौन थे, मेलविन न्यायाधीश थे जिन्होंने जो है अंतर स्पष्ट किया था। तो क्या क्या अंतर स्पष्ट किया था, देखिए पहला इन्होंने अंतर किया था, यहाँ आपराधिक मानव वध लिख सकते हैं, इसके इसी में लिख देता हूं मैं, तो आपराधिक मानव वध और हत्या में क्या अंतर किया इन्होंने। पहला इन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध तब करता है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है, पहला ये कहता है कि कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध तब करता है जब उस कार्य से जिसकी मृत्यु कारित की गई हो पहले आशय यानी आशय यानी या साशय, आशय, आशय क्या करता है, आशय या शासय मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। पहला तो ये कहता है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ये कहता है कि पहला तो मृत्यु कारित करने के से उस जो है कृत्य किया गया, यहाँ सीधा लिख लेते हैं आपराधिक मानव, आपराधिक मानव वध, तो यहाँ है हत्या आपका, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करता है, कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध तब करता है, ऊपर लिख सकते हैं कि आपराधिक मानव वध का अपराध उसको तब माना जाएगा जब वो क्या करने के आशय से किया गया हो, मृत्यु कारित। आपराधिक मानव, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आपराधिक मानव वध कब करता है माना जाएगा, जब वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करता है। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय, जो अपन ने परिभाषा में पढ़ा लगभग वही। दूसरा, शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो, आशय से किया गया हो, जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। ये भी आपको देखना है कि भाई शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में इतनी होना चाहिए कि उस व्यक्ति की क्या हो सकती हो, उससे मृत्यु हो सकती हो। अभी इसी का लिखा है मैंने। दूसरा, तीसरा इसका ही लिख लेते हैं पहले। तीसरा कहता है ज्ञान, ये तो आशय की बात हो गई, ठीक है जी, दोनों फैक्ट आ गए ऐसे में।
अब ज्ञान की बात कह रहा है कि भी ज्ञान भी होना चाहिए। तीसरा कहता है इस ज्ञान से किया गया हो कि उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जाना संभव है। इस ज्ञान से किया गया हो, इस ज्ञान से किया गया हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। तो इस बात का ज्ञान हो उसे कि जो कार्य वो कर रहा है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सके, या तो उसको उसका आशय हो या फिर ज्ञान हो, दोनों चीजें आवश्यक है। मृत्यु करने के आशय से किया गया हो, या इसको इस बात का जो है आशय हो कि जो वो कार्य कर रहा है उससे उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है, या फिर उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो कि जो वो कार्य कर रहा है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। अब हत्या में क्या कहा इन्होंने, देखिए हत्या में क्या, ये इसी तरीके के, लेकिन सब इसी तरीके के उन्होंने बताए थे, ये आपको याद कर सकते हैं करना चाहें, है ना। दूसरा मृत्यु का, अब मृत्यु की देख हत्या की बात करें तो ये कहता है कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। अपवादों को छोड़कर कहता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या हो जाता है, जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई। ऊपर की हेडिंग है वो नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल अंतर अंतर लिख रहे हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानववध जो है आपका हत्या आता है। मतलब अपवादों को छोड़कर, अगर इसका मतलब अब आप देखोगे एक से लगेंगे, आप कहोगे फिर अंतर क्या, अंतर है। देखिए पहला कहता है कि भाई हत्या कब होगा, हत्या कब माना जाएगा, हत्या कब मानेंगे। पहला तो इसमें भी आशय कि हत्या में, आपराधिक मानव वध में भी, इसमें भी हत्या में जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, तो सीधा लिख रहा हूं आशय, ठीक है, काय कारण मृत्यु का, ठीक है। तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, मतलब हत्या जो की गई है वो मृत्यु कारित करने के आशय से की गई। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराध करता जानता हो कि उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभावित। सेम यही बात आई, ये सेम वही बात आएगी। अब आप कहोगे अंतर क्या हुआ, फिर अंतर ही है। देखिए ऊपर जो एक सेंटेंस लिखा है पहले इसको देख लीजिए फिर मैं बता रहा हूं। तो ये कह रहा है पहला तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, दूसरा क्या कह रहा है इसमें, ऐसी शारीरिक क्षति, शारीरिक क्षति, ऐसी शारीरिक क्षति, क्षति करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होना संभव है। जिससे क्या है, मृत्यु होना संभव है। तीसरा क्या कहता है इसमें, तीसरा इसमें कहता है किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। सीधा लिख रहा हूं, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए क्या हो, पर्याप्त हो। ये तीसरा हो गया। चौथा और है इसमें, फिर इसको देखेंगे अपन। चौथा कहता है इस ज्ञान से किया गया हो कि जो कार्य कर रहा है वो इतना आसन संकट था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। तीसरा, इस ज्ञान से, ज्ञान के साथ कार्य इतना आसन, सीधा लिख रहा हूं मैं, कार्य इतना आसन संकट है कि व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। मतलब जो कार्य कर रहा है वो इस ज्ञान के साथ कर रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो ही जाएगी। अब आप देखोगे दोनों एक से लग रहे हैं, आप कहोगे फिर अंतर क्या हो रहा है, अंतर है। आप देखोगे कि देखिए इसमें भी वही फैक्ट आ रहे हैं, इसमें इस फैक्ट इसीलिए आ रहे हैं कि दोनों की दोनों में हम मानव मर रहा है, यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी, यहाँ भी ज्ञान जरूरी, यहाँ भी ज्ञान जरूरी है। तो फिर अंतर क्या आ रहा है, अंतर ऊपर एक जो लाइन बनती है उससे अंतर आ जाता है। पहला जो लाइन बनती है वो लाइन बनती है, देखिए क्या, देखिए अंतर कैसे आ जाता है। तो ये तो
इसी तरीके के लिखा है, आप देखोगे उनके जो बाद लिखेंगे तो इसी तरीके के जो है उन्होंने अंतर बताए, सेम यही अंतर जो है उन्होंने बताए हैं। तो पहला अब अंतर कैसे आ जाता है, अंतर ऐसे आ जाता है, ऊपर आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपराधिक मानवत तब करता है, इसको अगर मिला के पढ़ेंगे जब आप, कोई व्यक्ति आपराधिक मानवत वध तब करता है जबकि वह कार्य करता है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, मतलब मृत्यु कार्य पूरा सेंटेंस के बाद मिलाएंगे कि कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध तब करता है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है, आपराधिक मानव वध इसमें लिखा है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो कि जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, या इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभव है, तब माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति क्या करता है, आपराधिक मानव वध करता है। अब देखिए इसमें दूसरे में देखेंगे हत्या में कि कुछ अपवादों को छोड़कर, कह रहा है कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, आपराधिक मानव वध हत्या है, आपराधिक मानव वध हत्या है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है, जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मतलब क्या है इसका, हम दोनों में अब ये तो आप समझ गए कि कोई व्यक्ति कार्य करता है, आशय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक क्षति होना चाहिए, तब वो आपराधिक मानव वध होता है। फिर हत्या कब होता है, जब आप देखो हत्या में भी आशय होता है, लेकिन कब, ये कह रहा है ना ऊपर, ये सेंटेंस महत्वपूर्ण है ये वाला, कि कुछ अपवादों को छोड़कर, ये याद रखना है आपको कि कुछ अपवादों को छोड़कर, ये इसमें आ गया, कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, मतलब आपराधिक मानव वध हत्या होती है कुछ अपवादों को। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या निकला, इसका सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि कुछ अपवाद जो दे रखे हैं, अगर कोई अपराध उन अपवादों की श्रेणी में आता है तो जो है इसमें लिखा ना आपराधिक मानव वध हत्या है, जबकि कुछ अपवादों को छोड़कर, अगर अपवादों में मामला आता है तो वो आपराधिक मानव वध है, और अगर उसका मामला उन अपवादों की श्रेणी में नहीं आता है और ये सारी अगर चीजें मौजूद हैं तो फिर वो हत्या में आएगा। अगर कोई अपराध जो किया गया है अगर वो अपवादों की श्रेणी में आता है, ये कह रहा है अपवादों की श्रेणी में आता है तो वो जो आपके इसमें दे रखे हैं 300 में जो अपवाद, यानी सीधा सीधा याद रखें कि जो धारा 300 के जो अपवाद दे रखे हैं, अगर कोई मामला आपका 300 के अपवादों की श्रेणी में आता है तो वो आपराधिक मानव वध होगा, अगर वो अपवादों में नहीं आता है तो फिर वो क्या होगा, वो हत्या होगा। बस इतना याद रखें, अगर कोई मामला 300 में जो आपके अपवाद दे रखे हैं उनकी श्रेणी में आएगा तो फिर हम उसे क्या मानेंगे, उसे जो है हम आपराधिक मानव वध मानेंगे, और अपवादों में नहीं आता है, सॉरी आप उल्टा बोल दिया शायद, अपवादों में नहीं आता है, ये लिखा कुछ अपवादों को छोड़कर, हाँ अब उल्टा बोल दिया, अपवादों में अगर आएगा तो वो आपका आपराधिक मानव वध हो जाएगा, और अगर अपवादों में नहीं आता है तो फिर सीधा सीधा मानिए कि वो हत्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसमें दोनों में अंतर ध्यान रखना है। अगर आप बस सीधा सीधा याद रखना है कि अपवादों में अगर मामला आ रहा है 300 में जो अपवाद दे रखे हैं उसमें आ रहा है तो फिर वो जो है आपका आपराधिक मानव हो जाएगा, अन्यथा फिर वो हत्या ही माना जाएगा। ये दोनों में अंतर है, तो ये केस का याद नाम रखना है, ये पूछा जाता है और आप जब देखेंगे तो सेम आपको नजर आएंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर अपवादों में आ रहा है तो फिर आप मान लीजिए कि जो है आपराधिक मानव वध है, और नहीं आ रहा है तो फिर वो हत्या है। ठीक है, ये आपको जो है इसमें याद रखना है।
अब देखिए धारा 301 और देख लीजिए, धारा 301 सिंपल सी है, सेक्शन 301। इसको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपराधिक मानववध और हत्या को, तब जब आपको जो है क्वेश्चन जो है ठीक समझ में आएगा। उसको एक बार, दो बार, तीन बार आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब देखिए कहता है धारा 301, 301 क्या कहती है? 301 कहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था, इसमें उदाहरण और देख लें, ठीक है, अपना उदाहरण नहीं देखे इसके, हत्या के जो है उदाहरण है। इसमें लिखा है या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है, यह हत्या है। क्या कह रहा है कि या को मार डालने के आशय से, तो आशय तो जरूरी है, अगर आप किसी पे गोली चलाएंगे तो वो हत्या है या आपराधिक मानव, तो वो हत्या है। दूसरा कहता है कहा यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रस्त है जो संभाव्य है कि मृत्यु कारित कर दी, जो मैंने अभी उदाहरण बताया था कि आप जानते हैं कोई व्यक्ति के किसी रोग से ग्रसित है, और आप जानते हैं कि अगर थोड़ा ही सा प्रहार करेंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, और अगर इस प्रकार से आप उस पर प्रहार करते हैं और वो व्यक्ति मर जाता है, तो फिर ये क्या होगा? ये हत्या होगा। अगला कहता है कि या को तलवार से या लाठी से ऐसा घाव का साहस करता जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में क्या है, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कोई व्यक्ति पर तलवार से घाव करते हैं तो ये बात जरूर, ये बात क्या कहते हैं, संभव है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो अगर इस तरीके से आप किसी पे मृत्यु, किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं, तलवार से प्रहार करते हैं, लाठी से लाठी से भी देखिए, इसमें भी कई कंडीशन। अब उसमें लिखा था ना कि ये तथ्य का प्रश्न है कि जो प्रहार आप कर रहे हैं वो न्यायालय देखेगा कि उस मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। देखिए तलवार से किसी पे करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो हत्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात आती लाठी की, तो इसमें जो है न्यायालय देखता है कि जो लाठी से, जो आपने देखी लाठी होती है, छड़ होती है, तो छड़ छोटी होती है, लाठी बड़ी होती है, जो आप देखते हैं गांव में लोग लिए रहते हैं, उनकी बात कह रहा है। और आपने अधिकतर देखा होगा कि लाठी से झगड़े वगैरह होते हैं या लड़ाई होती है या कोई बदला लेते हैं तो लाठियों से पीट के मार डाला, आपने देखा। तो इसमें न्यायालय निराकरण करता है, न्यायालय देखता है कि जो लाठी से प्रहार किए गए थे क्या मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा न्यायालय ये भी देखता है इसमें कि जो लाठी से प्रहार किए गए थे शरीर के किस भाग पर किए गए थे। अगर मान लो आप किसी के सर पर वार करोगे लाठी से, तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यायालय मानेगा कि आपने जो है उसकी क्या की है, हत्या की है। क्योंकि जब आप, स्वाभाविक सी बात है कि उसके सर पर सीधा वार करोगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसके बचने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल मानना ही चाहते हो। तो ये तथ्य का प्रश्न है, इसका निराकरण करना तथ्य का है। जब कई वाद आते हैं, जब आप जजमेंट लिखोगे तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है जब लाठी से मारा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि लाठी कितनी बड़ी थी, लाठी कैसी थी, या चाकू वगैरह तलवार वगैरह से किया जाता है तो उसमें भी देखी जाती कई चीजें कि तलवार में धार थी नहीं थी, कितना बड़ा वेपन था, वो सारी चीजें जो है न्यायालय जी देखता है। और इसमें ये निराकरण निकालता है क्या मृत्यु कारित करने के लिए जो घाव कारित किए गए हैं वो घाव पर्याप्त थे। अगर मृत्यु कारित करने के लिए वो घाव पर्याप्त थे तो फिर वो जो है हत्या की श्रेणी में मामला आ जाता है, ठीक है, अन्यथा वो आपराधिक मानव तो है ही। ठीक है, अगला उदाहरण कहता है का कि किसी प्रतिहित के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। तो ये क्या है, मतलब कोई उद्देश्य नहीं, जबरदस्ती, आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, बगैर प्रति हेतु के क्या कर दिया आपने, भीड़ पर गोली चला दी। भीड़ पर गोली चला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हत्या है। भीड़ पर अगर आप गोली चलाते हैं बगैर प्रति हेतु के, कोई आपका प्रति हेतु ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, आपने देखा कि भीड़ आ रही है, वो भीड़ पे वो क्या चला दिया आपने, तोप चला दिया। अगर आप इस तरीके का अपराध करते हैं, भीड़ पर तोप चला देते हैं, तो क्या है, वो हत्या की श्रेणी में आएगा। इसके बाद लिखा है आपराधिक मानववध का हत्या नहीं है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। गंभीर प्रकोपन जो अपने बताए वो है। उसके बाद और उदाहरण है इसमें, जो ये तो अपन ने कल ही पढ़ लिए थे कि एक शिशु को जो है प्रकोपन देता है और वो शिशु को मार डालता है, तो ये क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए प्रकोपन किसी अन्य व्यक्ति ने दिया और आपने उसके शिशु को मार दिया तो हत्या हुआ, क्योंकि प्रकोपन जो है शिशु ने नहीं दिया था आपको। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर अचानक प्रकोपन देता है, समीप, ये तो सारे उदाहरण हो गए, ये आप भी लेते हैं, ये सारे हो गए। नाक खींचने वाला भी हो गया, कल बताया था मैंने, ये सारे उदाहरण हो गए, है ना। चाबुक वाला भी हो गया उदाहरण, 18 वर्ष से कम आयु वाला जो है उदाहरण वो भी हो गया। ये सारे उदाहरण आपके हो गए हैं। अब देखिए 301, 301 कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध। मतलब मृत्यु किसी और की करना चाह रहे थे, कर किसी और की दी। आप करना चाह रहे थे एक ही, हो गई बी की। तो ऐसे अपराध कितने में, 301 में। ये कहता है 301
देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करने द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो, या जिससे वह जानता हो कि उस जो कार्य वो कर रहा है उससे किसी अन्य व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने करके जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय था और ना वह संभव जानता था, उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। उस वध पर भांति होगा जिस भांति का वह होता है यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आसित था, या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभव है। तो जो मैंने कल बताया था वही था कि अगर आप किसी व्यक्ति का मृत्यु कारित करना चाहते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की धोखे से आप जो है मृत्यु कारित हो जाती, जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो आपका आशय था कोई, ना आप जानते थे, तो ये कह रहा था उस व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा, किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो मैंने जो बताया था वही है इसमें कि जैसे मान लो आप एक ही मृत्यु कारित करना चाहते हैं और धोखे से गलती से, एक ही तो सास है, एक तो आशय आपका एक के खिलाफ है, बी के खिलाफ कोई आशय नहीं, जानते ही नहीं है आप, उससे कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं है आपका, आप एक ही करना चाहते हैं, लेकिन मान लो गलती से जो है बी से की जो है आप मृत्यु कारित कर देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो बी की मृत्यु कारित की है इन्होंने, तो जो ए ने, या मान लीजिए कोई एक्स मान लो इसको कि ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसने ए की मृत्यु कारित करना चाहता था, बी की गलती से दुर्घटना से मृत्यु कारित कर दी। तो अब ये बात आ रही है कि जो एक्स जनाब है ये, इनको कितने दंड से, किससे दंडित किया जाएगा, आपराधिक मानव वध से दंडित किया जाएगा कि हत्या से दंडित किया जाएगा। तो सीधा सीधा इसमें यही कह रहा है कि जिस अपराध का अगर मान लो इसकी करता, इसकी अगर वो हत्या करता या मृत्यु करता या वध करता, तो मान लो अगर इसके लिए वो हत्या का दोषी होता तो यहाँ हत्या का दोषी होगा, अगर इसके लिए वो आपराधिक मानव वध का दोषी होता, मानव वध, तो इसके लिए भी फिर वो आपराधिक मानव वध का ही दोषी होगा। जैसा इसके लिए दोषी होता वैसा ही वो इसके लिए भी दोषी होगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, भले ही इसके लिए उसका, अब ये बचाव नहीं ले पाएगा ये कभी, यहाँ इसका तो मेरे को मारने का कोई आशा ही नहीं था, यही नहीं था, तो जैसा इसके लिए दोषी होगा वैसा ही वो इसके लिए भी दोषी होगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे इसने इसके साथ इसी की हत्या कारित की हो, ठीक, भले बी की है, ठीक है। और ये धारा लागू तभी होती है जब वह कार्य सदोष मानव वध करने के जो है दुराशय या आशय से किया गया हो, दूसरा अपनी प्रकृति में वह कृत्य जो है मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो ये धारा कब लागू होगी, ये धारा तभी लागू होगी जब आपराधिक मानव वध करने के आशय से कोई कार्य किया गया हो और वो कार्य जो किया जा रहा है मृत्यु कारित करने के लिए वो कार्य क्या हो, पर्याप्त हो। देखिए इसमें एक उदाहरण है, एक केस है, साउंडर्स प्लाउड का मामला है। इसमें क्या था, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मारने के लिए एक जहरीला सेब दिया, सेब जो होता ना एप्पल, एक जहरीला एप्पल दिया, पत्नी ने उससे बच्चे को खाने के लिए दे दिया, जैसे माँ को होती है ना, उसके पति ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया होगा सेब में, अब सेब जहरीला हो गया, उसने अपनी पत्नी को दिया खाने के लिए और पत्नी ने क्या किया, उस सेब को अपने बच्चे को दे दिया। अब चूंकि बच्चे को दे दिया, अब वो रोक भी नहीं पाया, रोकता कैसे, रोकता तो पता पड़ जाता कि भाई सेब में जहर है, तो उसने कुछ नहीं बोला, बच्चे ने जो है सेब खा लिया और बच्चे की जो है इसमें मृत्यु हो गई। तो अब आप ये बताएं कि इसमें जो अभियुक्त था उसको हम हत्या का दोषी मानेंगे या फिर जो है आपराधिक मानव वध का दोषी मानेंगे, आपराधिक मानव वध। तो ये दो समस्याएं अपने सामने आई हैं कि ऐसे में जो है हम उसको किसका दोषी मानेंगे। तो हमने कहा है कि जब दोनों में अंतर निकालना हो कि कब हत्या है कब आपराधिक मानव वध है, तो पहले तो अपन यही मान लेते हैं कि सब आपराधिक मानव वध तो है ही है। अब हम चूंकि 301 की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भैया मान लो ए नाम, ये पत्नी है उसकी ए, ये बी है, अब ये ए पत्नी है और बी जो है उसका पति है, या पी कर दीजिए पति, ये पी नाम का पति है। अब ये पति है, इसने इसको सेव दिया पत्नी को, पत्नी ने जो सेव है बच्चे को दे दिया, ये चाइल्ड मान लीजिए सी, बच्चे को उसने क्या किया, सेव दे दिया, बच्चे ने सेव खा लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसको हत्या आपराधिक मानव वध में अंतर कैसे देखेंगे, हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भैया इसकी, अगर इसकी हत्या कारित करता हो तो कौन से अपराध का दोषी होता।
अगर वो सेब जानबूझकर उसने दिया हत्या कार्य करने के आशय से दिया है, और स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति जहर खाएगा तो मरेगा, तो क्या होगा, क्या आपराधिक मानव वध होगा, हत्या होगा ना। अगर मान लो ए सेब खा लेती, तो जो पी नाम का इसका पति है वो काय का दोषी होता, वो हत्या का दोषी होता। काय का दोषी होता, हत्या का। ठीक है ना, क्योंकि आसे पासे सारी कंडीशन इसमें मिल रही है एक ही। अब चूंकि वो बोला नहीं, हालांकि इस बच्चे का मृत्यु कारित करने का तो कोई आशय नहीं था, उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हो गई घटना, पत्नी ने इसको दे दिया, पत्नी को तो पता नहीं था कि जहर है, उसने बच्चे को दे दिया। नॉर्मली दे ही देते हैं कि आपने कोई चीज अपने बच्चे को पकड़ा दी, खा लो तुम, खा लो, हम नहीं खा रहे तुम खा लो। तो इस तरीके से इसने दे दिया, तो ये जो इस व्यक्ति है, इसका पति, ये काय का दोषी होगा, ये हत्या का दोषी। इसमें न्यायालय ने उसे काय का दोषी माना, हत्या का। तो सीधा सीधा ध्यान रखने वाली बात है, जिस इसकी अगर मृत्यु होती तो हत्या ही होती, और अगर मान लो हत्या नहीं होती और आपराधिक मानव वध होती, तो फिर वो आपराधिक मानव वध का दोषी होता। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने क्या किया, उसको हत्या का दोषी माना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक उदाहरण और था, एक सूर्य नारायण मूर्ति का मामला, हालांकि ये बाद नहीं पूछा जाता, समस्या जरूर पूछी जाती है। इसमें एक व्यक्ति ने जो है मिठाई, मिठाई थी, मिठाई दूध होता है ना, आप देखते हैं मंदिरों पे कोई चढ़ाते हैं, आपको प्रसाद दे देते हैं, तो ऐसे ही प्रसाद मिठाई जो है उसने क्या किया, एक महिला को दिया, जिसकी उसको मृत्यु कारित करने का उसका जो है आशय था। अब आप मंदिर में आपको कोई प्रसाद देता है तो नॉर्मली आपकी आदत होती है कि कोई ने आपको दिया, आपका दोस्त है, उसको नहीं दिया तो आप शेयर कर लेते हो। तो ऐसे ही उस महिला ने क्या किया, उस महिला ने क्या किया, अपनी बेटी को दे दिया। तो महिला तो नहीं मरी, लेकिन उसकी बेटी मर गई वो जहर खाने से, क्योंकि देखो बच्चों की सामर्थ्य कम होती है, बड़ों बड़े हो सकता है झेल लिया हो, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जो है उसकी बच्ची की मृत्यु हुई। तो यहाँ भी जो अभियुक्त जिसने मिठाई दी थी, उसको न्यायालय ने काय का दोषी माना, हत्या का दोषी माना। ठीक है, इस तरीके की समस्याएं जो है आपसे पूछी जाती है। तो इसमें भी किस क्या माना उसने, हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दंड और देख लीजिए, इसका हत्या का दंड 302 और देख लीजिए लास्ट आज 302, क्योंकि इसमें कुछ नहीं। 302 में जो है आपका हत्या के जो है दंड के बारे में बताया गया है। हत्या के लिए दंड काय में है 302 में, ये भी याद रखना है। सेक्शन कितना दंड है कि जो कोई हत्या करेगा वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो जो कोई व्यक्ति मृत्यु दंड कारित करता है, या सॉरी हत्या कारित करता है, उससे मृत्यु या आजीवन कारावास, यानी कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है और आजीवन कारावास की सजा भी दिया जा सकता है, और साथ ही साथ जुर्माना भी दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति धारा। तो हत्या की जो है के लिए दंड कितने में, 302 में। हत्या के लिए दंड कितने में दे रखा है, 302 में जो है आपके हत्या के लिए दंड दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जो धारा है आपकी 303, ये भी देख लीजिए, ये आजीवन सिद्ध दोष और हत्या के लिए दंड। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसे मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। उसे मृत्यु दंड की उस आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए मृत्यु कारित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को काय से दंडित किया जाएगा, केवल मृत्यु दंड से। लेकिन ये धारा जो है आपकी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो है इस धारा को जो है उच्चतम न्यायालय ने 303 को क्या किया है, ये भी याद रखना है आपको, 303 को क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये धारा कैसी हो गई है, संवैधानिक, यानी अब ये प्रवर्तन में नहीं है। कौन सा केस था, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। मिट्ठू, मिट्ठू है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ये भी पूछा जाता है आपका केस। ठीक है, तो ये धारा किस जो है बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसको जो है क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उन उच्चतम न्यायालय का मानना था कि एक जो व्यक्ति है जो खुद बेचारा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसको आप मृत्यु दंड दे रहे हो, वो खुद पीड़ित है, उसको आप मृत्यु दंड दे रहे हो, उसकी वैसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो है ये जो धारा है गलत है। अब जो आदमी ऑलरेडी जेल में है और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसको आप क्या की सजा दे रहे हो, हत्या की सजा दे रहे हो, तो गलत है ये धारा। तो उन्होंने मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में धारा 303 को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है,
इसके बाद 304 में जो है आपका ये कहता है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। 304 में काय के लिए दंड है? आपराधिक मानव वध के लिए जो है दंड। केवल दंड दंड याद रखना है इसमें। ये काय के लिए दंड है? ये हत्या के लिए दंड 302 में, और आपराधिक मानव वध के लिए दंड कितने में? 304 में। इसमें दो प्रकार का दंड है हत्या में। इसमें लिखा है कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। इसको भी देख लीजिए। ये कहता है जो कोई ऐसा कार्य आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई थी, मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है कारित होने के आशय से किया गया है, तो वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से? आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, या नहीं है और है आजीवन कारावास और या आजीवन कारावास या जुर्माने से। इसमें लिखा ऐसा शारीरिक क्षति होना संभव है कारित करता है तो वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती, या तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, न्यायालय जो है देखेगा। दूसरा कहता है अथवा यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु होना संभव है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभव है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाता है, तो दोनों में से किसी भांति के आशय से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से। तो 10 वर्ष। ये अब दोनों में अंतर क्या हो रहा है सजाओं में? देखिए पहले तो कह रहा है कि आशय, अगर आप किसी व्यक्ति की आशय के साथ मृत्यु कारित करते हो तो उसमें तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। या कह रहा है कि जब आपका आशय ना हो, इसमें लिखा है ना क्षति मृत्यु कारित करने की संभावना है, मतलब संभावना है, आशय नहीं लेकिन संभावना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। और अगर इस तरीके से अगर आप आशय के बिना, मतलब आशय के बिना अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हो, आपराधिक मानव वध कारित कर देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो कितनी सजा होगी? 10 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बस इतना सा अंतर है, इसमें ज्यादा है, हत्या है, इसमें थोड़ा सा दो पैमाने हैं उसके, कि आशय के साथ करते हो तो कितना और संभावना के साथ करते हो तो कितना। मतलब आशय तो नहीं था लेकिन इतना जानते थे कि आप इस तरीके का कृत्य हो सकता है, आशय नहीं था मारने का, लेकिन आप संभावना थी कि हाँ इस तरीके का काम आप करोगे और उस व्यक्ति की मृत्यु जो है आपराधिक जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है इसमें दंड दे रखा है। बाकी के जो सेक्शन है पुन जो है 305 से जो है कल देखेंगे। 304 ए और देखना है, इसमें बाद में देखेंगे अपन कल। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना और दहेज मृत्यु वगैरह ये अपन जो है कल देखेंगे। ठीक है।